दोस्तों, आज की कहानी है शादी के पहले मिटी मेरे बदन की गर्मी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरन अपने बेटे विनय की दुल्हन आयुषा का परिचय घर के बुजुर्गों और मेहमानों से करवा रही थी। बारात को लौटे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। आयुषा सबके पैर छूती, बुजुर्गों उसे आशीर्वाद देते व आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट देते। आयुषा भेंट लेती और आगे बढ़ जाती, जीत का परिचय करवाते हुए। सरन ने जब आयुषा से कहा, ये मोहना के पति और तुम्हारे नंदोई हैं, तो एकाएक उसकी निगाह जीत पर उठ गई। जीत से निगाह मिलते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी छूट गई। जीत उसका पहला प्यार था, लेकिन अब मोहना का पति जिंदगी कभी उसे ऐसा खेल भी खिलाएगी, आयुषा सोचती ही रह गई। अंतद्वंद के भंवर में फंसी वह निश्चय नहीं कर पाई कि जीत के पैर छुए या नहीं। अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयास करते हुए उसने बड़े संकोच से उसके पैरों की तरह अपने हाथ बढ़ाए। जीत भी उसे अपने साले की पत्नी के रूप में देखकर हैरान था। वह भी नहीं चाहता था कि आयुषा उसके पैर छुए। आयुषा के हाथ अपने पैरों की ओर बढ़ते देखकर वह पीछे खिसक गया। खिसकते हुए उसने आयुषा के समक्ष अपने हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में आयुषा ने भी वही किया। दोनों के बीच उत्पन्न एक अनचाही स्थिति सहज ही टल गई। जीत को देखते ही आयुषा के मन का चैन लुट गया था। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें भुलाने को जी चाहता है। वे पल यदि जीवित रहें तो ताजे घाव का दर्द हो देते हैं। ठीक वही दर्द वह इस समय महसूस कर रही थी। सुहाग्यास्या पर अकेली बैठी वह अतीत में खो गई। मामा की लड़की रंजना की शादी में पहली बार उसका साक्षात्कार जीत से हुआ था। मामा दिल्ली में रहते हैं, पेशे से वकील हैं। गली सीताराम में पुश्तौनी हवेली के मालिक हैं। 3 मंजिला हवेली की निचली मंजिल में बड़े हॉल से सटे 4 कमरे हैं। मुख्य द्वार से सटे एक बड़े कमरे में उनका ऑफिस चलता है। बाकी कमरे खाली पड़े रहते हैं। बीच की मंजिल में 12 कमरे हैं, जिनमें उनका 4 प्राणियों का परिवार रहता है। नानी व स्वयं, मामी और रंजना बेटा प्रमोद भोपाल में सर्विस में हैं। ऊपरी मंजिल में 6 कमरे हैं, लेकिन सभी खाली हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ शादी अटेंड करने आई थी। पापा 2 दिन बाद आने वाले थे। मेहमानों को रिसीव करने के लिए मामा, मामी और उनके परिवार के कुछ सदस्य ड्यूटी पर खड़े थे। हवेली में घुसते हुए अचानक मेरे पैर लड़खड़ा गए थे। इससे पहले कि मैं गिरती, मामी के पास खड़े जीत ने मुझे संभाल लिया था। वह पहला क्षण था जब मेरी निगाहें जीत से टकराई थी। प्रेम बरसात में उफनती नदियों की तरह पानी बड़े वेग से आता है। उस क्षण भी यही हुआ था। हम दोनों ने उस वेग का एहसास किया था। उसके बाद शादी के दौरान ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब हमारी नजरें एक दूसरे से हटी हो। जीत सा सुंदर और आकर्षक जवान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं मानूं या ना मानूं, पर सत्य कभी नहीं बदल जा सकता। कोई जब हमारी कल्पना से मिलने जुलने लगता है तो हम उसे चाहने लगते हैं, उसकी समीपता पाने की कोशिश में लग जाते हैं। उस समय मेरा भी यही हाल था। मैं जीत की समीपता हर कीमत पर पा लेना चाहती थी। मामा द्वारा रंजना की शादी हवेली से करने का फैसला हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ था। इतनी विशाल हवेली में किसी को पुकार कर बुला लेना, ये ढूंढ पाना दूभर था। रंजना की सगाई वाले दिन सारी गहमा गहमी निचली और पहली मंजिल तक ही सीमित थी। जीत ने सीढ़ियां चढ़ते हुए जब मुझे आंख के इशारे से अपने पास बुलाया तो न जाने क्यों चाहकर भी मैं अपने कदमों को रोक न पाई थी। सम्मोहन में बंधी सबकी नजरों से बचती बचाती मैं भी सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे चढ़ती चली गई थी। थोड़े समय में ही हम ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर थे।
एकाएक उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़कर अपने तपते होठों को मेरे होठों पर रख दिया था। अपने शरीर पर उसके हाथों का दबाव बढ़ते देखकर मैंने ना चाहते हुए भी उससे कहा था, छोड़ो मुझे, कोई ऊपर आ गया तो। पर वह कहाँ सुनने वाला था और मैं भी कहाँ उसके बंधन से मुक्त होना चाह रही थी। मैंने अपनी बाहों का दबाव उसके शरीर पर बढ़ा दिया था। न जाने कितनी देर हम दोनों उसी स्थिति में आनंदित होते रहे थे। लौटकर सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। जीत की बाहों का बंधन और तपते होठों का चुंबन मेरे मन मस्तिष्क से हटाए भी नहीं हटा था। अगली रात ऊपरी मंजिल का एक कमरा हमारे शारीरिक संगम का गवाह बना था। जीत और मैं एक दूसरे में समाते चले गए थे। दो शरीरों की दूरियां कैसे कम होती जाती है, यह मैंने उसी रात जाना था। कितने सुखमय क्षण थे हुए मेरी जवानी के, सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। उन क्षणों ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली थी। शादी के बाद हम बिछड़े जरूर थे, पर इंटरनेट हमारे मिलने का एक माध्यम बना रहा था। हम घंटों चैट करते थे, एक दूसरे की समीपता पाने को तरसते रहते थे। हम निश्चय कर चुके थे कि हम शीघ्र ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तभी एक दिन मैंने पापा को मम्मी से कहते हुए सुना था, आयुषा के लिए मैंने एक सुयोग्य वर तलाश लिया है। लड़का सफल व्यवसायी है, पिता का अलग व्यापार है। लड़के के पिता का कहना है कि वे अपनी लड़की की शादी पहले करना चाहते हैं। उसकी शादी होते ही वे बेटे की शादी कर देंगे। तब तक हमारी आयुषा भी एमए कर चुकी होगी। मम्मी तो पापा की बात सुनकर प्रसन्न हुई थी, पर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसी शाम जीत से चैट करते हुए मैंने उसे साफ शब्दों में कहा था, जीत, या तो तुम यहाँ आकर पापा से मेरा हाथ मांग लो, या फिर मैं पापा को स्थिति स्पष्ट करके उन्हें तुम्हारे डैडी से मिलने के लिए भेज देती हूँ। जीत ने कहा था, तुम चिंता मत करो, यह समस्या अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो। उसने मुझे आश्वस्त किया था। उसके बाद जीत ने चैट करना कम कर दिया था। फिर धीरे धीरे मेरे और जीत के बीच दूरियों की खाई इतनी बढ़ती चली गई कि भरी नहीं जा सकी। जीत ने मुझसे अपना संपर्क ही तोड़ लिया। बरबस मुझे पापा की इच्छा के समक्ष झुकना पड़ा था। सुहाग कक्ष का दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ मेरी तंद्रा टूट गई। विनय सुहागास्या पर आकर बैठ गए। परेशान हो? उन्होंने प्रश्न किया। अपने मन के भावों को छिपाते हुए मैंने सहज होने की कोशिश की। नहीं तो, मैंने उत्तर दिया। आयुष, मुझे अपनी बाहों में भरते हुए विनय बोले, मैं इस पल को समझता हूँ, तुम्हें घर वालों की याद आ रही होगी, पर एक बात मेरी भी सच मानो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि बीती जिंदगी के हर याद मिट जाएगी। मेरे मन के कोने में हमसफर की एक छवि अंकित थी। विनय का व्यक्तित्व ठीक उस छवि से मिलता था, इसलिए मैं विनय को पाकर धन्य हो गई थी। ऐसे में हर पल मेरा मन यह कहने लगा था कि विनय जैसे सच्चे सीधे इंसान से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं होगा। संभव है भविष्य में मेरे और जीत के रिश्ते का पता चलने पर विनय इन्हें किस प्रकार ले। तब पता नहीं हमारी विवाहित जिंदगी का क्या हश्र हो गया। मैं उस समय कोई भी कुठाराघात नहीं सह पाएगी। मुझे आत्मियों की प्रताड़ना अधिक कष्टकर प्रतीत होती है, पर जब जब मैंने विनय को सत्य बताने का साहस किया, मेरा मन मुझे ही दगा दे गया। बात जबान पर नहीं आई। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि हम महीने भर का हनीमून ट्रिप करके यूरोप से लौटे भी आए। हनीमून के दौरान विनय ने मेरी उदासी को कई बार नोटिस किया था। उदासी का कारण भी जानना चाहा, पर मैं द्वंद्व में फंसी विनय को कुछ भी नहीं बता पाई। उसे अपने प्यार में उलझा कर मैंने हर बार बातों का रुख ही बदल दिया था। हनीमून से लौटते ही विनय 2 महीने के बिजनेस टूर पर फ्रांस और जर्मनी चले गए। सासू माँ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वे नहीं रुके। जीत और मोहना को उन्होंने जरूर रोक लिया।
उन्होंने जीत से कहा, मोहना को तो मैं अभी महीने 2 महीने और आपके पास नहीं भेजूंगी। आयुषा घर में नहीं है। उसका मन बहलाने के लिए कोई तो उसका हम उम्र चाहिए। वैसे आप भी यहीं से अपना बिजनेस संभाल सके तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कम से कम आयुषा को 2 हम उम्र साथी तो मिल जाएंगे। जीत थोड़ी नानूकर के बाद रुक गया। मैं समझ चुकी थी कि उसके रुकने का आशय क्या है। वह मुझे फिर से पाने का प्रयास करना चाहता है। मैं तभी से सतर्क हो गई थी। उसने पहले कुछ दिन तो मुझसे दूरियां बनाए रखी। फिर एक दिन जब सासू माँ मोहना के साथ उसके लिए कपड़े और आभूषण खरीदने बाजार गई तो जीत मेरे कमरे में चला आया। वह अति प्रसन्न था, ठीक उस शिकारी की तरह जिसके हाथों एक बड़ा सा शिकार आ गया हो। मेरे सामने अब मेरा संसार था, प्यारा सा पति था, उसका परिवार था। जीत के शब्द मुझे पीड़ा देने लगे। उसके दुस्साहस पर मुझे क्रोध आने लगा। न जाने उसने मुझे क्या समझ लिया था, अपनी पौती या बिकाऊ स्त्री। मैं उस पर चिढ़ पड़ी। जीत, यहाँ से चले जाओ, वरना गुस्से में मेरे शब्द ही टूट गए। वरना क्या, मैं तुम्हारी करतूत का भंडा फोड़ कर दूंगी। उससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। आयुषा, तुम्हारा भला अब सिर्फ इसी में है कि मैं जैसा कहूँ तुम ऐसी करती जाओ।